आप देख रहे हैं एवीपी इंडिया न्यूज, हर खबर सच के साथ। लगता है कि मतलब एक ही समय में आप किसी के साथ शांति वार्ता कर रहे हो और उसी का गला भी घोट रहे हो। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल। आज के हमारे जो ताज़ा स्रोत हैं 13 अप्रैल 2026 के, वो कुछ ऐसा ही अजीब परिदृश्य दिखा रहे हैं। आज हम इस डीप डाइव में हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के बीच अचानक भड़के तनाव का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। और जो लोग आज सुन रहे हैं उन्हें मैं शुरुआत में ही बता दूं कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, एकदम। हमारा मकसद सिर्फ ये डिकोड करना है कि ये सारी उलझी हुई कड़ियां असल में किस ओर इशारा कर रही हैं। सही कहा। तो देखिए, ट्रंप ने फ्लोरिडा से ऐलान किया कि ईरान के साथ युद्ध विराम कायम है, लेकिन ठीक उसी समय मतलब उसी वक्त वो हॉर्मुज़ में नौसैनिक नाकेबंदी का आदेश दे रहे हैं। और उधर ईरानी नौसेना अमेरिकी युद्धपोत को पीछे हटने की चेतावनी दे रही है। ये विरोधाभास ही तो इस पूरी स्थिति का केंद्र है। मुझे ना ये बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है। मतलब अगर सीधे गोलाबारी नहीं हो रही है तो इस नाकेबंदी को लेकर इतनी दहशत क्यों है? हॉर्मुज़ का ये संकरा रास्ता तो गले की नस की तरह है। हाँ, एकदम गले की उस नस की तरह है जिसे जरा सा भी दबाने पर पूरी दुनिया की सांसें अटक जाती हैं। आपने गले की नस वाली बात एकदम सटीक कही और यहीं पर नाकेबंदी का असली विज्ञान काम करता है। इस रणनीति में आप गोली चलाकर खून नहीं बहाते, लेकिन आप उस नस को इतनी जोर से दबा देते हैं कि ऑक्सीजन पहुंचनी ही बंद हो जाए। अरे बाप रे। बिल्कुल। देखिए, हॉर्मुज़ से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। ईरान ने साफ कह लिया है कि इस रुकावट से वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में आग लग जाएगी। मतलब तेल के दाम आसमान छू लेंगे। और चीन का क्या? क्योंकि चीन तो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। क्या अमेरिका सीधे युद्ध से बचते हुए चीन को डराने की कोशिश कर रहा है? आपका ये चीन वाला अनुमान बिल्कुल सही दिशा में है। नाकेबंदी से चीन की ऊर्जा आपूर्ति सीधे खतरे में आ रही है। इसीलिए उसने ट्रंप को कड़ा संदेश भेजा है, जिसके जवाब में अमेरिका ने चीन को परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली है। यानी ये अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वैश्विक चेन रिएक्शन बन चुका है। तो अगर ये तेल और चीन का मामला है तो मुझे ये समझाइए कि सऊदी अरब में ये 13,000 पाकिस्तानी सैनिक क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सारी चीजें एक ही बिसात के अलग अलग मोहरे हैं। जब अमेरिका हॉर्मुज़ में दबाव बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय स्थल पर पलटवार कर सकता है। अच्छा। ऐसे में सऊदी अरब, जो कि ईरान का पुराना प्रतिद्वंदी है, अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है। पाकिस्तानी सैनिक उसी शक्ति संतुलन का हिस्सा है। समझ गई। और CIA के जिस गोस्ट ममा नाम के हथियार की चर्चा हो रही है, उसका इस तेल विवाद से क्या लेना देना है? देखिए, जब आप सीधा युद्ध नहीं लड़ रहे होते तो आप मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ते हैं। ये घोस्ट मर्मर कोई मिसाइल या बम नहीं है। तो फिर क्या है? ये दुश्मन के संचार तंत्र या जनता के बीच भ्रम फैलाने की एक तकनीकी रणनीति है। मतलब बिना ट्रिगर दबाए दुश्मन को अंदर से कमजोर करना। ओहो, तो ये बिना लड़े युद्ध जीतने का तरीका है। लेकिन फिर वेटिकन इस पूरी कहानी में कहां से आ गया? ट्रंप के किसी बयान को लेकर पोप लियो ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसे ऐसे समझिए, नाकेबंदी का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। जब तेल और जरूरी सामान रुकते हैं तो अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं और लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। पोप का इसमें हस्तक्षेप करना ये दिखाता है कि इस आर्थिक घेराबंदी ने एक नैतिक और मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। अब ये सिर्फ सेनाओं की लड़ाई नहीं रही, ये सीधे तौर पर आम इंसान के जीवन के अधिकार से जुड़ गया है। ये सब सुनकर तो लगता है कि पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक पतन की ओर जा रही है। लेकिन हमारे स्रोतों में ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। हाँ, भारत वाला हिस्सा। बिल्कुल। इस पूरी वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आ रहा है और वहाँ बड़े तेल और गैस सौदे हो रहे हैं। ये तो स्टॉक मार्केट में हेजिंग करने जैसा लगता है। जब एक जगह भारी नुकसान की आशंका हो तो अपना पैसा किसी सुरक्षित विकल्प में लगाकर जोखिम कम कर लो। ये तुलना बहुत दिलचस्प है और कूटनीति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब हॉर्मुज़ जैसा अहम रास्ता अस्थिर होता है तो व्यापार सुरक्षित विकल्प खोजने लगता है। तो भारत ने खुद को इस विवाद से दूर रखा है। हाँ, और अपनी तटस्थता का इस्तेमाल नए आपूर्ति मार्ग और सस्ते सौदे सुरक्षित करने में किया है। संकट के समय में जो देश शांत रहता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ उठाता है। मतलब ये सिर्फ एक जल डमरू मध्य का बंद होना नहीं है, ये ऊर्जा बाजार का भूकंप है, मनोवैज्ञानिक हथियारों का परीक्षण है और नई कूटनीति की बिसात है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल।
और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं उनके लिए सोचने वाली बात है कि अगर हुर्मुज जैसी एक छोटी सी जगह पर रुकावट आने से चीन की फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, पूरी दुनिया में महंगाई आ सकती है, तो क्या भविष्य में देश इस वैश्वीकरण से दूर भागना शुरू नहीं कर देंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम उस दौर की शुरुआत देख रहे हैं जहां हर देश अपनी ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेगा, ताकि भविष्य में कोई भी दूसरा देश उनके गले की नस ना दबा सके? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।